हाँ जी, तो बच्चों आज हम आपके साथ कैपिटल बजटिंग का मेन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में तो हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में सिर्फ यही सीखा कि कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लोज कैसे निकाले जाते हैं। तो वो हमारे जो लर्निंग थी उसका सिर्फ मिडवे था। दरअसल हम ये जानना चाहते थे कि हम किसी अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, ये हम इवेल्युएट करना चाहते थे। लेकिन इवेल्युएशन तब तक नहीं हो सकती थी जब तक आपको कैश फ्लो निकालने ना आ जाए। इसीलिए पहले चैप्टर में बुक ने आपको कैश फ्लो निकालना सिखाया और अब हम अपने मेन चैप्टर के ऊपर आए हैं जहां पर हम उन कैश फ्लोज को यूज करते हुए हम इवेल्युएशन करना सीखेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्रोजेक्ट में, नहीं करनी चाहिए, कितना बेनिफिट होगा। ये सारी बातें हम आपको इस चैप्टर में सिखाएंगे, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए, आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। तो यहां पर हम आपको इवेल्युएशन करना सिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग में इवेल्युएशन टेक्निक्स। तो हम पहले नोट कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है, लेकिन अब हम अपने इस चैप्टर में सबसे मेन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। कैसे हम इन बातों को इवेल्युएट करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के थॉट्स हैं, या हम यूं कहेंगे कि जब भी किसी भी चीज की इवेल्युएशन होती है तो पहले लोग थोड़ा सा देख पाते हैं, फिर बाद में लोग उसे और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होते हुए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो हम इवेल्युएशन टेक्निक्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली टेक्निक्स को आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल, पुरानी। ट्रेडिशनल से ज्यादा इसे हम ना नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स बुलाते हैं। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि ये दीज आर नॉट बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड नहीं है, इसीलिए इन्हें ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी हमारे पास टेक्निक्स हैं जिन्हें हम मॉडर्न टेक्निक्स बोलते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स, नाम बता रहा है कि ये आजकल के जमाने की टेक्निक्स हैं, ज्यादा पॉपुलर हैं, बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है, और इसीलिए हम इन्हें डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी बुलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कहां से शुरू हुई और आज हम कहां खड़े हुए हैं। ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हमारे पास ट्रेडिशनल, पुरानी टेक्निक्स में दो टेक्निक्स हमारे पास हैं। पहली टेक्निक का नाम है पे बैक पीरियड, जिसे आप पीबीपी, पे बैक पीरियड कहेंगे।
और दूसरी हमारे पास टेक्निक है, उसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं ARR। फिर हम अपने जब डिस्काउंटिंग टेक्निक्स पर आएंगे, बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन टेक्निक्स के ऊपर आएंगे, तो यहां पर हमारे पास एक टेक्निक आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। फिर हमारे पास एक टेक्निक आती है, इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI। फिर हमारे पास एक और टेक्निक आती है जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये नॉन डिस्काउंटिंग में पेबैक पीरियड था। जब इसके ऊपर डिस्काउंटिंग का प्रिंसिपल लग जाएगा तो ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बन जाती है। तो यानी ये इससे कनेक्टेड है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच इज कॉल्ड IRR। और फिर हमारे पास आती है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MIRR। ये हमने बेसिकली टेक्निक्स पढ़नी है। सॉरी, ये टेक्निक्स हमने पढ़नी है। और 3 तरह के हमारे पास प्रोजेक्ट होते थे, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट होते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ होते थे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ होते थे हमारे पास एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो हम इन सभी के ऊपर, इन सारी टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा पर्टिकुलरली मैटर रहेगा कि हम पे बैक पीरियड मेथड को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, चलिए जी। इवेल्युएशन ऑफ एनी कैपिटल बजटिंग प्रपोजल। अगर आपने किसी कैपिटल बजटिंग प्रपोजल को इवेल्युएट करना है तो ये टेक्निक्स तो बाद की बात है, पहले हमें उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स एस्टिमेट करने होंगे। तो इवेल्युएशन ऑफ एनी कैपिटल बजटिंग प्रपोजल रिक्वायर्स estimation of its costs and benefits। आपको उनकी कॉस्ट्स और उनके बेनिफिट्स पता होने चाहिए। नाउ मोस्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स are based on cash flows। हमारी जो मोस्टली कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, ये जो मैंने आपको ऊपर लिख के बताई हैं, ये सारी की सारी कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड हैं, बस एक टेक्निक को छोड़ करके, विच इज ARR। तो अकाउंटिंग कह रही है कि भाई मेरी इवैल्यूएशन तो अकाउंटिंग के प्रॉफिट से होगी, लेकिन बाकी सारी टेक्निक्स जो आप ऊपर देख रहे हैं उन सब की वैल्यूएशन कैश फ्लोज के बेस पर होगी। तो हमारे पास कॉस्ट्स की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है कैश के आउटफ्लोज का पता लगाना, और बेनिफिट्स का मतलब होता है कैश के इनफ्लोज का पता लगाना। और ये दोनों के दोनों काम हम इससे पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे।
ये हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर बेसिकली कह रहा था कि इवेल्युएशन बाद में कर लेना, पहले उनके कॉस्ट और बेनिफिट कैसे पता लगाते हैं ये सीख लो। तो हमने वो सीख लिया। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम टेक्निक्स की बात करेंगे। तो हम अपनी टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक लेकर के चलेंगे, जिसका नाम है पे बैक पीरियड मेथड। चलिए, तो हम अपनी सबसे पहली टेक्निक की बात करने वाले हैं। तो हम पहले ही इसके ऊपर हेडिंग डाल देते हैं कि हम पहले नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल ऑब्लिग नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स। तो मैंने इसके ऊपर ए लिख दिया है, तो कल को आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं ऐसा करता हूं, इसके ऊपर आप भी ए लिख लीजिए और इनको मॉडर्न टेक्निक्स को आप बी लिख लीजिए। ठीक है सर, ये हमने नोट कर लिया ए और बी। तो हम ए टेक्निक के अंदर आ गए हैं, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स के अंदर हम लोग आ गए हैं। और इसके अंदर हम अपनी सबसे पहली टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पे बैक पीरियड। वैसे तो बेटे अगर आप थोड़ा थोड़ा सा नाम को सुन के समझने की कोशिश करोगे तो नाम अपने आप में हिंट दे रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। और मैं एक काम करता हूं, आपके साथ कुछ इमेजिनरी फिगर्स ले लेता हूं और इमेजिनरी फिगर्स के साथ साथ फिर हम बात करेंगे, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं सपोज a project requires initial investment। क्या मैं ये कह सकता हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कि ये मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो है? सर आपकी बात हम कैसे काट दें, आप इसे इनिशियल कैश आउटफ्लो मान लो। तो हमें इनिशियल कैश आउटफ्लो चाहिए 2 लाख रुपए, यानी कि एक प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग करने के लिए हमें 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, उसके बाद आएंगे उसके सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। अच्छा मुझे ये बताइए, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज को हम क्या बुलाते थे? CF80 बुलाते थे। ये CF80 मेरे पास एन्यूटी भी हो सकते थे, नॉन एन्यूटी भी हो सकते थे। तो हम इन्हें नॉन एन्यूटी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ईयर 1 में मुझे कैश इनफ्लो मिलेगा 40,000, ईयर 2 के एंड पर हमें मिलेगा मान लीजिए 50,000, ईयर 3 इसमें मिलेगा हमें मान लीजिए 60,000, ईयर 4 में हमें मिल जाएगा मान लीजिए 1 लाख रुपीस, ईयर 5 में मान लीजिए हमें मिल जाएगा 1,10,000 रुपीस, ईयर 6 में मान लेते हैं कि हमें मिलेगा 80,000 और ये हमारे प्रोजेक्ट का लास्ट ईयर होगा। तो इसके साथ साथ हमें टर्मिनल कैश फ्लो भी मिलेगा, मान लेते हैं 50,000 रुपए। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स मैंने क्यों लिए? आपको समझाने के लिए लिए। इसके अंदर कॉस्ट क्या है कि मुझे इनिशियली 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे कैश में। रिटर्न क्या है, बेनिफिट्स क्या है? तो हमें हर साल 1 2 3 4 5 6 सालों तक डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज मिलेंगे। और जब हमारा प्रोजेक्ट एंड करेगा तो टर्मिनल में हमें 50,000 रुपए मिलेंगे। तो कॉस्ट और बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। अब हम पे बैक पीरियड में इवेल्युएशन करना चाहते हैं। अब पे बैक पीरियड मेथड में इवेल्युएशन कैसे की जाए, अब इसको समझना शुरू करते हैं। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है? नाउ अब लिखेंगे पे बैक पीरियड measures number of years
मतलब ये सालों को गिनना चाहता है। या आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि पे बैक पीरियड मेथड मेजर्स लेंथ ऑफ टाइम, कितना समय लगेगा ये मेजर करना चाहता है। लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा तो इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि कितने वर्षों में प्रोजेक्ट में जो ये 2 लाख रुपए लगाए हैं ये रिकवर हो जाएंगे। अब इसके लिए कोई खास ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, आप देखकर बता सकते हैं कि कितने वर्षों में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अब लेकिन मुझे आपको समझाना है, मैं रुक तो सकता नहीं हूं, मुझे तो आपको समझाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपको समझाना शुरू करते हैं। तो कैसे आप निकालेंगे कि हमें कितना समय लगेगा इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इसके लिए कैलकुलेट करने होंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। क्यूमुलेटिव आप समझते हो, स्टैट्स पढ़ा है, क्यूमुलेटिव समझते हो। पहले साल में मिल गया 40,000, सेकंड ईयर में मिल गया 50,000, तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पुराने वाले को जोड़कर बताओ। तो 40 पिछले साल मिल गया, 50 दूसरे साल में मिल गया, तो टोटल क्यूमुलेटिव रिकवरी हो गई 90,000। थर्ड ईयर में रिकवरी हो गई 90 प्लस 60 150। ऐसे समझ सकते हैं, पहले साल में रिकवर हुआ 40, सेकेंड ईयर में 40 के साथ 50 और रिकवर हो गया 90, थर्ड ईयर में 40 प्लस 50 प्लस 60 150। या ऐसे समझ लीजिए 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 60 150। तो चाहे अलग अलग जोड़ते जाओ या फिर सिंपल तरीका है कि जब 2 सालों का जोड़ लिया तो इस टोटल में तीसरे साल का और जोड़ लो, तो 3 सालों में हो गया 150। तो 4 सालों में कितना हो जाएगा, 150 में 1 लाख और जोड़ दूंगा सर 250, फिर 250 में 110 और जोड़ दूं तो इसका मतलब 5 इयर्स में मिला करके रिकवरी हो गई 360। उसके बाद 6th ईयर को जोड़ दूं तो 360 प्लस 80 4,40,000 प्लस 50, टोटल हो गया 4,90,000। ये भी ईयर 6 में है, इसीलिए मैंने जोड़कर इसके साथ लिख दिया। सबसे पहले स्टेप के ऊपर ध्यान दो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या होते हैं, पुराने वाले और करंट ईयर के कैश फ्लो को मिला के बात करना है स्टार्टिंग से। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई, स्टैट्स में बच्चों ने पढ़ रखा है। नाउ इसका मतलब मुझे चाहिए थे 2 लाख रुपए मुझे रिकवर करने थे और मैंने अपने फर्स्ट ईयर में रिकवर कर लिए 40,000, रिकवरी पूरी नहीं हुई। सेकंड ईयर में टोटल मिला के रिकवर कर लिए 90, रिकवरी पूरी नहीं हुई। थर्ड ईयर तक आते आते रिकवरी हो गई 1,50,000, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई। फोर्थ ईयर खत्म होते ही मेरी टोटल कलेक्शंस हो गई थी 2,50,000 रुपए और वो मेरे इन्वेस्टमेंट को क्रॉस कर गई। इसका मतलब तीसरे साल तक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाया था, लेकिन फोर्थ ईयर के बाद मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिकवर कर चुका हूं। मुझे चाहिए एग्जैक्टली 2 लाख मैंने कब रिकवर किया था। तो सबसे पहले हम इस तरीके से क्यूमुलेटिव में रेंज बनाते हैं। रेंज जो 1-2 लाख से नीचे और 1-2 लाख से ऊपर। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि रेंज 2 साल और 4 साल की बना लूं, नहीं, आपने जा करके इस 2 लाख से सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट यही रेंज ढूंढनी है, और कोई रेंज नहीं हो सकती। इसका इंटरप्रिटेशन यह है
कि 3 साल तक डेफिनेटली मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन 4th ईयर के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिकवर कर ली, तो यानी कि ये सबसे छोटी रेंज बनती है। इसका मतलब मेरा पेबैक पीरियड जो है वो दरअसल इन दोनों के बीच में कहीं पर है, और यही मुझे ढूंढना है। ठीक है जी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए लेंगे, सबसे पहले तो 3 इयर्स फिक्स कर देंगे कि मुझे यह पता है कि पेबैक पीरियड 3 साल से ज्यादा है, लेकिन वो 4th ईयर से कम है। तो पहले मैंने ये पता लगा लिया 3 इयर्स। नाउ अब आपने नोट नहीं करना, अब जो आपको मैं समझा रहा हूं वो मैं लिख के बता रहा हूं कि इसके बाद मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो 3 इयर्स के बाद सभी बच्चे यहां समझेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वी हैव रिकवर्ड 1,50,000 इन 3 इयर्स। ठीक है सर। नाउ बट वी want to recover 2 lakh. So balance amount to be recovered, ये बताइए कि 3 साल पूरे होने के बाद कितना बैलेंस रह गया था रिकवर करने के लिए। सर बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड हो गया, 2 लाख रिकवरी करनी थी और 3 सालों में 1,50,000 रिकवरी हो गई, तो बैलेंस रिकवरी अब हमें करनी थी 50,000। ठीक है। 3 सालों के बाद मुझे 50,000 रिकवर करना था। नाउ रिकवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगर ये तीसरे साल में 1,50,000 हो गया तो मैं नेक्स्ट ईयर का मतलब 4th ईयर में जानना चाहता हूं कि मैंने 4th ईयर में कितनी रिकवरी की। तो मैंने 4th ईयर में रिकवरी की है, यहां से देखेंगे, क्यूमुलेटिव से नहीं, यहां से देखेंगे। मेरे 4th ईयर की रिकवरी थी 1 लाख रुपए, तो 4th ईयर की रिकवरी थी 1 लाख रुपए। अब यहां पर सिंपल सा मैं इंटरपोलेशन लगाऊंगा। क्या इंटरपोलेशन है? कि अगर 1 लाख रुपए मैं 1 साल में रिकवर कर लेता हूं 4th ईयर में, ये 1 साल कौन सा है? 4th ईयर। तो फिर 1 रुपया रिकवर करने में लगेगा 1/1 लाख। और अगर मैं कहूं कि मुझे 50,000 रिकवर करना था, तो फिर 50,000 रिकवर करने में कितना समय लगेगा? तो सर 50,000 रिकवर करने में लगेगा इंटू 50,000। ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझना है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने 1 लाख की रिकवरी की 4th ईयर में, तो हमारा फाइनेंस कहता है कि मान लीजिए ये 1 लाख रुपए आपको 4थे साल में बराबर मिला होगा, इक्वेलिटी के साथ मिला होगा। इसे बोलते हैं इवनली स्प्रेड। अगर मुझे 1 लाख रुपए 4th ईयर में इवनली मिलते रहे, तो 50,000 रिकवर करने में कितना समय लगा होगा? तो बच्चा कहता है ये तो मैं लॉजिकली बता सकता हूं कि आधा साल लगा होगा, लेकिन मैंने कहा इसे मैथमेटिकल फॉर्मूले की टर्म में बात करो। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बन गया आपके पास, बैलेंस रिकवरी अपॉन नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। हालांकि बेटे ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बच्चा कहता है कि सर मैं हर जगह तो समझ नहीं सकता, मुझे तो रटने की आदत पड़ जाती है। तो मैंने कहा चलो पहले कोशिश करते हैं कि शायद आप इस सिंपल मैथमेटिक्स को समझ जाओ। ये सिंपल मैथमेटिक्स क्या कह रहा है? ये सिंपल मैथमेटिक्स कह रहा है कि अगर पूरे साल में 1 लाख रुपए रिकवर होते हैं, तो 50,000 रिकवर करने में कितना समय लगेगा? तो उसका फॉर्मूला हो गया रिकवरी अमाउंट जो चाहिए आपको डिवाइडेड बाय कैश फ्लो का अमाउंट।
इसमें भी बच्चे के मन में ये आएगा कि सर ये 50,000 कहां से आ गया, क्वेश्चन में से 50,000 कहां से आ गया, तो इट इज बैलेंस रिकवरी। और बैलेंस रिकवरी क्या होती है, जितना इन्वेस्टमेंट लगाया माइनस जो आपको प्रोजेक्ट के टोटल इन्वेस्टमेंट से लोएस्ट वाला अमाउंट मिला था, 150 तक मिल गया था ना, वो माइनस कर दो। तो आप इसे कह सकते हो 3 इयर्स पहले डिसाइड कर लो, प्लस बैलेंस रिकवरी अपॉन कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसमें आपको एक तो समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस रिकवरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया, अगर ये 3 ईयर है तो ये 4th ईयर का कैश फ्लो हो गया। किसी और क्वेश्चन में अगर ये 5th ईयर होगा तो कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब 6th ईयर का कैश फ्लो होगा। बैलेंस रिकवरी का मतलब होता है जितना भी इनिशियल आपने इन्वेस्ट किया था उसमें से जो रेंज वाला लोएस्ट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है वो आपने इसमें से माइनस करना है, माइनस लोएस्ट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। बाकी इसका फॉर्मूला रटने की बजाय आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बुक में भी नहीं लिखा हुआ और मैं कह रहा हूं बड़ा ही लॉजिकल है। तो सर ये हो गया 3 इयर्स प्लस बैलेंस रिकवरी कितनी रह गई थी, 2 लाख माइनस 150, बैलेंस रिकवरी रह गई थी 50,000 अपॉन कैश फ्लो ऑफ 4th ईयर 1 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 इयर्स। ठीक है, अगर कोई चाहे कि सर मैं इसे क्या मंथ में लिख सकता हूं, तो मैं कहूंगा फिर ये हो जाएगा 3 इयर्स प्लस मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इयर्स 6 मंथ। अगर मंथ आपके डेसिमल में आ रहे हो तो मंथ वाले पार्ट को, जो डेसिमल पार्ट है, उसे 30 से मल्टीप्लाई करके डेज में भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर दोबारा आपके साथ में चर्चा करता हूं। ठीक है, तो दोबारा चर्चा करते हैं। अब हम अपनी बुक से कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमें एक क्वेश्चन बताइए। ये तो हमने अपनी तरफ से फैक्ट्स ले लिए थे, अब हम बुक के पास चलते हैं कि बुक से पूछते हैं कि आप हमें कैश फ्लो का एक क्वेश्चन बताओ। हम पढ़ रहे हैं व्हेन कैश फ्लोज आर अनइक्वल, तो मैं हेडिंग भी डाल देता हूं कि हम पे बैक पीरियड को समझ रहे हैं व्हेन कैश फ्लोज आर अनइक्वल। ठीक है सर, हम पढ़ रहे हैं पे बैक पीरियड कैसे निकाला जाए व्हेन कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। तो आपकी बुक ना एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल बना के आपको समझाना चाहती है, जैसे कि आप छोटे स्कूल के बच्चे हो, बच्चे कह रहे हैं हम तो सर ग्रेजुएट होने वाले हैं, और बुक कैसा एग्जाम्पल ले रही है। देखो बुक कह रही है फॉर एग्जाम्पल अ प्रपोजल रिक्वायर कैश आउटफ्लो ऑफ 20,000। थोड़ा क्लियर कर देता हूं, चलो। इसका मतलब हमारा आउटफ्लो है 20,000 एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 एंड ₹2,000 ओवर नेक्स्ट 5 years रिस्पेक्टिवली। चलिए जी, हम इस बात को लिख के दिखाते हैं। हमारी बुक ने एग्जाम्पल दिया है पे बैक पीरियड में, जिसमें बुक का कहना है कि मान लो कैश आउटफ्लो नंबर 1 20,000 है और इनफ्लोज बुक कह रही है कि नेक्स्ट 5 years के ले लो 1, 2, 3, 4 और 5। कितने कितने ले लो, तो बुक के अकॉर्डिंगली पहले साल के ले लीजिए 8,000, फिर ले लीजिए 6,000, फिर ले लीजिए 4,000, फिर 2,000 और फिर अगेन 2,000। मैंने कहा जब भी कैश फ्लो अनइक्वल होंगे तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो चाहिए। तो सर हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज बनाएंगे।
क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे बनेंगे? 8,000, 6,000, ओ 8 and 6 14, I am sorry, 8 and 6 14, 14 and 4 18, 20, 22। अब कितना बढ़िया ये आसान सा एग्जाम्पल बुक ने बना दिया कि अगर कैश आउटफ्लो 20 है तो मेरे को क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में ये एग्जैक्टली मिल गया, तो एग्जैक्टली मेरा आंसर आ गया। मैं कहूंगा पे बैक पीरियड इज 4 years। लेकिन ना हम इतने लकी होते हैं और ना एग्जामिनर इतना दिलदार होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जहां क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल जाए। इसीलिए एग्जाम्पल को चेंज करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम कब अकर करेगी? व्हेन क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज डू नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू प्रपोजल कैश आउटफ्लो। यानी आपके क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो अगर एकदम बराबर ना आए तो आपको दिक्कत होगी। बच्चा कह रहा है क्या दिक्कत होगी? पीछे करके तो आए हैं, फिर भी बुक वाले को लग रहा है अभी तो नया नया पढ़ना शुरू किया। हमने कहा अच्छा आप आउटफ्लो का अमाउंट बदल दो। तो उन्होंने कहा इन सेम केस इफ कैश आउटफ्लो इज ओनली 18,500 देन पे बैक पीरियड में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो बुक ने कहा फिर आप एक काम करो, आप इसे चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? उन्होंने कहा अब आप इसे 18,500 कर दो। मैंने कहा जी हम तैयार हैं। तैयार हैं तो रेंज बना के बताइए कि 18,500 से नीचे कौन सा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिल रहा है और उससे ऊपर कौन सा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिल रहा है। सर 18,500 दरअसल 18 और 20 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये मेरा पे बैक पीरियड जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब वो 3 साल से तो बड़ा है लेकिन 4 साल से कम है, इन दोनों के बीच में है। अब बताइए कैसे निकालेंगे? सर मैं पहले तो ये कह सकता हूं कि मेरा पे बैक पीरियड 3 साल से ज्यादा बड़ा है। क्या ये बात ठीक है? हाँ, 3 सालों में मैंने 18,000 रिकवर कर लिए, तो इसका मतलब मुझे बैलेंस कितना रिकवर करना था? 18,500 माइनस 18,000, इसका मतलब बैलेंस रिकवर करना था 500 रुपए। कौन से साल में? 3rd ईयर के बाद सर 4th ईयर आता है। 4th ईयर में 500 रुपए रिकवर करने थे। अगर 4th ईयर में 2,000 रुपए आपने बराबर बांट दिए तो मैं कह सकता हूं आपको 1/4 ईयर लगा होगा। तो कैसे करेंगे? बैलेंस अमाउंट अपॉन कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर 2,000। 2,000 रुपए में से 500 रुपए रिकवर करने में प्रोपोर्शनेटली कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे 3.25 ईयर्स। अब चाहे मैथमेटिक्स समझ लीजिए चाहे रट लीजिए, बुक ने कहा कि आपको समय लगेगा 3 ईयर्स प्लस 500 रुपए आउट ऑफ 2,000, 3.25। इसमें एक एजम्पशन ली गई है, इसमें एक एजम्पशन ली गई है कि 4th ईयर में जो 2,000 रुपए आ रहे हैं वो पूरे इक्वेलिटी के साथ बांटे गए हैं, इसीलिए 0.25 ईयर्स में इनिशियली आपका रिकवर हो जाएगा। अच्छा सर क्या हम इसे मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने कहा ये कन्वर्ट करके देखते हैं। 3 ईयर्स प्लस 0.25 इंटू 12 मंथ, तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स और 3 मंथ्स। अगर ये 3.1 3.2 मंथ आता तो फिर आप कह सकते थे सर क्या हम 0.2 को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैं कहता 3 ईयर्स 3 मंथ प्लस जितना फ्रैक्शनल अमाउंट आता मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज 30। ठीक है सर, हम इन बातों को समझ गए। अब आगे चलते हैं। लो जी, अब हम बिल्कुल वापस चलते हैं। हम एक ऐसा क्वेश्चन वापस पकड़ते हैं जहां पर हम कैश फ्लो ढूंढेंगे, इनफ्लो आउटफ्लो ढूंढेंगे, उसके बाद उसके ऊपर पे बैक पीरियड लगाएंगे। क्या आप तैयार हैं? हाँ सर हम तैयार हैं, लेकिन इससे पहले मेरा पे बैक पीरियड पूरा खत्म नहीं हुआ है। मुझे अब डिस्कस करना है पहले आपके साथ व्हेन कैश फ्लोज आर इक्वल।
नाउ सेकंड पार्ट जो कि बहुत इजी पार्ट है उसे मैं बाद में ले रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड व्हेन कैश इनफ्लोज मींस CFAT आर ऑफ इक्वल अमाउंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे कैश फ्लोज इक्वल अमाउंट के हों, जिसे हम पिछले चैप्टर में बुलाते थे एन्युटी फॉर्म में हो। अगर ये एन्युटी फॉर्म में है तो ये आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया कि हमारा कैश आउटफ्लो था लेट अस सपोज 80,000 रुपीज और हमारे कैश इनफ्लोज थे 20,000 पर एनम। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे करूं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। तो यहां लिखता 20, यहां लिखता 20, यहां लिखता 20, यहां 20, यहां 20 और यहां 20। ये तो थे मेरे कैश इनफ्लोज। इसके बाद हम निकालते थे क्यूमुलेटिव। तो ये हो जाता सर 20, 40, 60, 80, 1 लाख, 120 मैच कर जाता। तो मैं इतना लंबा क्यों करूंगा? मैं कह रहा हूं कि अगर ये एन्युटी फॉर्म में हो तो हम पुराने वाले तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। हम उसकी जगह एक सिंपल सा फॉर्मूला तब लगा लेते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एन्युटी। अगर ये इक्वल अमाउंट के हों तो ही ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अनइक्वल में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है सर, तो ये हो गया 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 4 ईयर्स। अब बच्चा कह रहा है कि सर अगर ये 80 की बजाय 90 हो जाता तो क्या होता? तो भी देखो, अगर मैं पुराने तरीके से चलता तो 80 और 90 ये रेंज बनाता। 80 हो गया था मेरे 4th ईयर में, तो मैं कहता 4 ईयर प्लस बैलेंस रिकवरी। बैलेंस रह गया सर 10,000। 90 अगर मेरा आउटफ्लो था, ये 80 आ गया तो बैलेंस रह गया 10,000 डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मेरा आंसर आता 4.5 ईयर्स। और अगर इसी फॉर्मूले से चलता तो आता 90,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 4.5 ईयर्स। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला दोनों केसेस में काम करता है, एन्युटी में भी, नॉन एन्युटी में भी। लेकिन ये वाला जो सिंपल सा फॉर्मूला है ये सिर्फ एन्युटी के केस में काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एन्युटी के केस में सीधा ऐसे निकाल देते हैं। बात समझ में आई? और नॉन एन्युटी में हम ये पूरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, अब ये बात आपने समझ ली है और ये भी बात समझ ली है कि हम कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। तो अब समय आ जाता है कि हम एक कैलकुलेशन करनी शुरू करें जिसमें हम सारी बातों को समझ पाएं। तो आइए हम लोग बुक से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और मेरे पास इसके लिए बुक की सबसे पहली इलस्ट्रेशन मुझे दिख रही है इस काम के लिए एकदम परफेक्ट। ITC Limited has decided a machine to augment company's installed capacity to meet the growing demand for its product. There are 3 machines under consideration of management. कंपनी व्यापार बढ़ाना चाहती है और उसके पास 3 मशीन्स की ऑप्शन है। Relevant details including estimated yearly expenditure and sales are given below. वो कहते हैं जी हम तो आपको सेल और परचेज और सारे खर्चे बता रहे हैं, कैश फ्लो निकाल लेना।
ऑल सेल्स आर ऑन कैश, सारी सेल्स हमारी कैश में है, नहीं दिया होता तो हम मान लेते। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, गुड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मशीन 1 में लगेगी 3 लाख, मशीन 2 में 3 लाख, मशीन 3 में 3 लाख। हालांकि तीनों में 3-3 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन अगर इसमें अलग अलग भी लग रहे होते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुक को यहां पर 3 लाख, एक में 350, एक में 4 ऐसे देना चाहिए था और बेटर हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम कह रहे हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स बताओ, तो वो कह रहे जी इसमें 5 लाख होगी, उसमें 4 लाख होगी, उसमें 4.5 लाख होगी। खर्चा, मटेरियल का खर्चा दिया है, लेबर का खर्चा दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेलिंग ओवरहेड दिए हैं, खर्चा दिया हुआ है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन 1 इज 2 years, ये मशीन 2 सालों तक चलेगी, वाइल इट इज 3 years फॉर द अदर 2 मशीन, तो इसकी लाइफ 2 years है, इन दोनों की लाइफ 3 years है। स्क्रैप वैल्यू आर 40,000, 25,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली, स्क्रैप वैल्यू दी है जिससे आप डेप्रिसिएशन निकाल सकें। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड मेथड। चलिए जी, सबसे पहले तो मुझे कैश फ्लोज ढूंढने होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4.1, पेज नंबर है 79। तो सबसे पहला काम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज। अब बेटे 3 मशीनें हैं, ये मशीनें अलग अलग हैं, लेकिन खर्चे इनके जो दिए हैं, सेल्स जो इनकी दिए हैं, वो सारी एन्युटी दी हैं। मशीन 1 की लाइफ है 2 years, यानी दोनों सालों का ये डाटा सेम है। 2 और 3 की लाइफ है 3 years, यानी तीनों सालों तक इन दोनों मशीन के ये डाटा सेम है। तो एन्युटी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे मशीन 1 का, मशीन 2 का और मशीन 3 का। हमें यह भी पता है कि क्वेश्चन या तो शुरुआत करता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन से, या फिर वो शुरुआत करता है सेल से। तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सेल्स के साथ स्टार्टिंग करेगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन सेल्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो मैं भी सेल्स से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले लूंगा सेल्स। मशीन 1 से हर साल सेल्स मिलेगी 5 लाख, मशीन 2 से मिलेगी 4 लाख और मशीन 3 से मिलेगी 4,50,000। ये तो हो गई मेरी सेल्स ए। फिर मैंने लिए इसके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मुझे दिया हुआ है मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, उसके बाद में ओवरहेड्स का खर्चा। ओवरहेड्स के खर्चे में एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। डू नॉट इंक्लूड एलोकेटेड ओवरहेड्स। एलोकेटेड ओवरहेड्स अगर कभी लिखा हुआ आ जाए तो उसे छोड़ देना, बाहर कर देना। मैंने बस रिवीजन के लिए आपको बताया है। एलोकेटेड ओवरहेड्स को हम बाहर कर देते हैं। ये फैक्ट्री के ओवरहेड्स थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स हैं और ये सेलिंग के ओवरहेड्स हैं। ठीक है जी, कहीं पर भी एलोकेटेड ओवरहेड्स वर्ड आ जाए तो उसको बाहर कर देना। तो ये आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसका नाम रख दिया मैंने बी। ये हमें दिए हुए हैं मटेरियल पहले केस में 40, लेबर 60, फैक्ट्री ओवरहेड 40, 50, 60, 20 और 10,000। तो 40, 50, 90, 90, 60, 150, 170, 180, 1,80,000।
इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आया, इसीलिए ए माइनस बी बनेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 20,320। मशीन बी में मटेरियल खर्च होगा 50,000, 30,000, 50,000, 10,000 और फिर 10,000। तो 50, 30, 80, 130, 140, 150। तो 4 लाख की सेल में से 150 के खर्चे चले जाएंगे, तो 250 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। 48,000, 36,000, 58,000, 15,000, 10,000। तो 8, 6, 14, 14 and 8, 22, 22 and 5, 27,000। 2, 4, 2, 6, 3, 9, 9 and 5, 14, 15, 16, 167। वेयर इज माई प्यारा कैलकुलेटर? क्या है ना, गलती ना हो जाए। 4,50,000 माइनस 1,67,000, 2,83,000। नाउ इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मशीन 1 की कॉस्ट है 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 40,000, एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है 2 इयर्स। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1,30,000। 3 लाख कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 40,000, लाइफ 2 इयर्स। अब आप लिख लेना, मशीन नंबर 2 कॉस्ट 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू 25,000, लाइफ 3 इयर्स, 91,667। मशीन 3 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000, लाइफ 3 इयर्स, 90,000। ध्यान ये रखना है कि मशीन 2 की लाइफ 3 ईयर है, मशीन 3 की लाइफ 3 ईयर है, मशीन 1 की लाइफ 2 ईयर है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 20 minus 30, 90, 2 minus 1, 190। 2,50,000 minus 91,667। 2,83,000 minus 90,000, 1,93,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सीधा पीबीटी को 1 माइनस टी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, टैक्स भी माइनस कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 1,90,000 इंटू 0.7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133, 158,333 इंटू 0.7, 1,10,833, 1,93,000 इंटू 0.7, 135,100। अब बताओ कैश फ्लो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सीधा ऐड कर दो डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन था 1,30,000, 91,667 और 90। ये CF80 हो गए, ये एन्युटी हैं। पहले में आ गया 263, दूसरे में आ गया 1,10,833 प्लस 91,667, 2,02,500, 135,100 प्लस 90,000, 225,100। Since cash inflows are equal, therefore payback period can simply be calculated
with the help of following formula. Initial investment अपॉन में एन्युटी. तो फर्स्ट वाली मशीन का पे बैक पीरियड हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,63,000. 1.14 ईयर्स. मशीन 2 का हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,02,500. $1.48. और सिमिलरली मशीन 3 का हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 225,100. 1.33. अब पेबैक पीरियड मेथड में डिसीजन कैसे लेंगे? तो हम कहेंगे सिलेक्ट दैट प्रपोजल which has lowest payback period. मतलब जिसमें सबसे जल्दी पैसा वापिस आएगा उसको सिलेक्ट कर लो. तो सबसे जल्दी पैसा किस में आ रहा है? इस प्रोजेक्ट में आ रहा है. तो हम प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे. अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने किया क्या वो ठीक है? देखो, 3 लाख रुपए खर्च करने से मुझे 2 सालों तक ये कैश फ्लो मिलेगा, यानी 2,63,000 इंटू 2 कितना मिलेगा? 5,26,000 टोटल कैश इनफ्लो मिलेगा. लेकिन प्रोजेक्ट 3 में अगर आप हम देखें तो 2,25,100 इंटू 3 6,75,000 मिल रहा है. प्रोजेक्ट 3 में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे. 3 सालों तक प्रोजेक्ट चलेगा, 3 सालों तक ये पैसा मिलेगा. यहां पर 2 सालों तक मिलेगा, यानी 3 लाख रुपए लगाकर यहां पर आपको 5 लाख मिल रहा है और यहां पर आपको 675 मिल रहा है. तो मुझे तो लग रहा है ये बेटर है. लेकिन हमारा पे बैक पीरियड मेथड कहता है मेरी दृष्टि से देखो जल्दी पैसा इसमें आ रहा है इसलिए ये बेटर है. तो पे बैक पीरियड मेथड में ना कुछ खामियां हैं. आइए तो ये डिस्कस कर लेते हैं. अब हमारा समय पूरा होता जा रहा है तो मैं आपको बुक से रीड करा देता हूं. आप इसके रिगार्डिंग 2 नोट्स बना लेना ताकि आपको एग्जाम में यदि पूछ ले तो आपको परेशानी ना हो. आइए जी, बुक में जहां पे बैक पीरियड मेथड समझाया गया है वहां इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझाई गई हैं. ये आप अपनी बुक में नोट कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेना. सबसे पहले क्या लिखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड. पे बैक पीरियड मेथड इज सिंपल एंड इजी. सबसे पहली बात, कितना आसान था. लेकिन हम बिजनेस में इतनी परेशानियां झेलते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस झेलते हैं, अकाउंटिंग झेलते हैं, तो फिर हमें इजी से ज्यादा मतलब नहीं होता. हमें हमारा काम होना चाहिए. लेकिन ये मेथड की पहली एडवांटेज ये है कि ये आसान है. दूसरा, इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी, यानी आपको पैसों का क्रंच इस मेथड में नहीं आएगा क्योंकि आप सबसे लोएस्ट लेंथ ऑफ टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर रहे हो, इसीलिए आपको यहां पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलेगी. तीसरा है कि पे बैक पीरियड डील्स विद द रिस्क. देखो, अगर कोई मुझे कहे कि तुझे पैसा 5 सालों में रिकवर होगा तो रिस्की ज्यादा है, जबकि दूसरा इंसान कह रहा है कि 1 साल में ही पैसा आ जाएगा. ये देखो हमारी कैलकुलेशन है, तो मैं कहूंगा तुम्हारे पास रिस्क कम है. तो लेंथ ऑफ टाइम अगर कम है तो रिस्क कम है.
हम आने वाले 1 साल को जरा आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं और दूर के पीरियड को प्रिडिक्ट कर पाऊं। तो पीरियड जितना लंबा होगा उतनी प्रिडिक्शन डिफिकल्ट है, उतना रिस्क ज्यादा है। तो ये तो ही एडवांटेजेस, लेकिन इसमें एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, इसीलिए इसके क्वेश्चन आपको बुक में कम मिलेंगे। बट ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में नहीं आएंगे। डिसएडवांटेजेस, payback period entirely ignores many of the cash inflows which occur after the payback period। मैंने आपको समझाया था कि पेबैक पीरियड मशीन 1 को सिलेक्ट कर रहा है और वो इस बात को इग्नोर कर रहा है कि मशीन 3 में 3 सालों तक टोटलिटी में देखूं तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो पेबैक पीरियड की पहली डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ रिकवरी तक की बातें देखता है, उसके बाद की बातें इग्नोर कर देता है। ये भूल जाता है कि किसी और प्रोजेक्ट में बाद में अगर ज्यादा रिकवरी हो रही है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखता, लिक्विडिटी को देखता है, रिस्क को देखता है। तो जिन्हें रिस्क से डर लगता हो, प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब ना हो, पक्के व्यापारी ना हो, सैलरीड एम्प्लॉय ने पैसा लगाया हो, उनके लिए ये काम का है। तो पहली डिसएडवांटेज ये है कि ये पे बैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोस को इग्नोर कर रहा है। दूसरा, इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ अकरेंस ऑफ कैश फ्लोस। ये बात अभी आप थोड़ी देर के बाद समझ पाओगे, रेदर 1-2 क्लासेस के बाद समझ पाओगे, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले जोन में एंटर करेंगे। टाइम वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो जब टाइम वैल्यू टेक्निक्स बताएंगे तब आप ये समझ पाएंगे। Payback period method ignores salvage value and total economic life of the project। ये भी आप समझ सकते हो। मशीन 1 की लाइफ थी 2 इयर्स, मशीन 2 और 3 की लाइफ थी 3 इयर्स। तो लाइफ ज्यादा होने से कैश फ्लो को ज्यादा आने का मौका मिलेगा, इस बात को पेबैक पीरियड इग्नोर करता है। फिर वो कह रहा है द पेबैक पीरियड इज मोर अ मेथड ऑफ कैपिटल रिकवरी रेदर देन मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहे प्रॉफिट छोड़ करके ये पैसे की वसूली के पीछे दौड़ रहा है। ये कौन सा मेथड हुआ भला? चलो, ये भी इसकी डिसएडवांटेज हो गई। तो ये मेरे ख्याल से आपके पेबैक पीरियड मेथड की कैलकुलेशन थी, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। अब मैं देख लेता हूं कि क्या मेरे पास आपको पेबैक पीरियड मेथड पर देने के लिए कोई होमवर्क है। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये देखने का मुझे समय दीजिए। चलिए बेटे, मोस्टली क्वेश्चन में पे बैक पीरियड मेथड के साथ कोई और मेथड पूछा जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसीलिए हम सोचते हैं कि अभी आपको हम आज की क्लास में कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम और 1-2 मेथड पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन ढूंढेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी जो बुक में दिए हुए हैं वो मोस्टली पे बैक पीरियड के साथ कोई और मेथड को जोड़ देता है। तो आज आप होमवर्क के लिए बच गए। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू।